दोस्तों, आज कांग्रेस के रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है और तमाम देश दुनिया के लोग उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी बड़े स्तर पर उनके मंत्रियों ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जो गई वो मोदी को राहुल गांधी की बधाई पर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल विदेश यात्रा में है, लेकिन उन्होंने वहीं से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को बधाई दी। ये उनका बधाई संदेश है और उन्होंने कामना की कि एक बहुत ही हेल्दी जिंदगी, बहुत ही स्वस्थ जिंदगी राहुल गांधी जिए, स्वस्थ रहें राहुल गांधी। और दोस्तों, इस तरह के पोस्ट जब मैं देखती हूँ और इस तरह का जो एक शिष्टाचार में देखती हूँ तो मुझे वाकई बहुत गर्व होता है हमारे देश की राजनीति में। हालांकि हाल के सालों में ये शिष्टाचार बहुत ना के बराबर हो गया है, लेकिन ये सौहार्द है जो आपसी बना रहना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं उनको लेकर बहुत सी बातें पढ़ी जाती हैं, लिखी जाती है कि दोनों के रिश्तों में बहुत गर्माहट नहीं है, दोनों के रिश्तों में बहुत तल्खी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा संदेश है। इसके अलावा नितिन गडकरी ने, मोदी जी के मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। इसके साथ साथ राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी का जो मैसेज था वो काफी हद तक सिमिलर था, एक जैसा था। इसके अलावा विपक्ष के भी बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को आज जन्मदिन की बधाई दी है। दोस्तों, लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने, एमके स्टालिन, जिनको राहुल गांधी अपना भाई पुकारते हैं, उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी है राहुल गांधी को। इसके अलावा तमाम देश के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। हम भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत की राजनीति में इस वक्त एक अलग तरह का माहौल है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कम से कम भारत की जनता ने ये संदेश तो दे दिया कि वो विपक्ष को देखना चाहती है, वो विपक्ष को लड़ते हुए देखना चाहती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ जो गुस्सा है उसको जमीन पर उतारने में काफी हद तक काम किया है। हालांकि और भी कितना काम वो कर सकते थे, इसको लेकर बहस हो सकती है। बहस इस बात पर भी हो सकती है कि राहुल गांधी आज जन्मदिन है उनका, वो अगर देश में रहते, अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहते तो लोगों के बीच ज्यादा एक प्रभावी ढंग से अपनी बात पहुंचा पाते, क्योंकि वो विदेश में है और उनकी विदेश यात्रा को लेकर हमेशा ही आईटी सेल तमाम तरह के दावे और तमाम तरह की बातें करता है। और राहुल गांधी अमूमन अपने बर्थडे, अपने जन्मदिन के दौरान विदेश में ही रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर राहुल गांधी के पूरे व्यक्तित्व को देखें दोस्तों तो वो बिल्कुल कुछ इन तस्वीरों के तरह ही बदला बदला है। राहुल गांधी का दरअसल पूरा का पूरा जो मेकओवर हुआ और उनकी राजनीति 360 डिग्री एंगल पलटी, वो भारत जोड़ो यात्रा से ही पलटी। और उससे पहले राहुल गांधी को किसी ने सीरियसली लेना शुरू भी नहीं किया था। मुझे लगता है उनकी जिंदगी का सबसे शानदार फैसला था कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा की, जिसके जरिए आज के दौर में लोगों ने पहली बार देखा कि कोई नेता है जो पैदल भी चल सकता है, कोई नेता है जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है। और जो तस्वीरें इससे निकल कर आई, बच्चों को खिला रहे हैं, लोगों के साथ फोटोज खिंचा रहे हैं, लोग उनको उनकी शिकायतें दे रहे हैं, वो लगातार चल रहे हैं। ये एक संघर्ष करने वाली तस्वीर थी। दाढ़ी बड़ी हुई, बाल सफेद, अमूमन जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है, बाल सफेद होते हैं, हमारे देश में उसको पप्पू तो बिल्कुल नहीं कहा जाता। और यहीं से जो राहुल गांधी का पप्पूकरण किया गया था आईटी सेल और बीजेपी द्वारा, जिसको लेकर खुद राहुल गांधी भी कहते हैं कि बहुत पैसा खर्च करके उनका इस तरह का उनकी छवि गढ़ी गई है, यहीं से उस छवि के दरकने की, टूटने की संकेत मिलने लगे थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर चलेंगे तो लोग उनसे इत्तेफाक रखेंगे। इनफैक्ट बहुत से जानकार, खासतौर पर गोदी मीडिया में बैठे जानकार, जिनको बाद में अपने सर्वों में बैठकर रोना पड़ा दहाड़े मार मार के जब नतीजे आए 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो तो ये विश्लेषण कर रहे थे कि हाथ में लाल किताब लेकर, संविधान की किताब लेकर, संविधान खतरे में नारा देकर थोड़ी आप वोट ले सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने करके दिखाया। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी वो सवाल पूछ रहे हैं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के रहते हुए जो अनकंफर्टेबल करने वाले सवाल हैं। राहुल गांधी वो मुद्दे उठा रहे हैं जिसकी देश को एक एलओपी के तौर पर जिससे देश उम्मीद भी करता है। इनफैक्ट कई बार राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि वो कुछ ज्यादा बोल देते हैं, जिससे उनको बचना चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने अभी नरेंद्र सरेंडर का नारा दे दिया। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस पार्टी उसको लगातार उठा रही थी, लेकिन जब राहुल ने बोला तो वो मामला फिर अलग तरह से एग्रेसिवली कांग्रेस उठाने लगी। तो इसको लेकर बहुत से लोगों ने इस पर आपत्ति की। बहुत से जानकारों ने कहा, राजनीतिक पंडितों ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा राहुल गांधी को नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी के लिए एक बात कही जाती है कि वो तो किसी की सुनते नहीं है, और दूसरा, राहुल गांधी जिद्दी हैं। राहुल गांधी किसी एक मुद्दे को छोड़ते नहीं हैं। और राजनीति में जिद्दी होना कई बार बहुत बुरा भी होता है, लेकिन कई बार बहुत
अच्छे संकेत भी देता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि नेता अपने विचारधारा को लेकर कितना प्रतिबद्ध है। दोस्तों राहुल गांधी ऐसे ऐसी जगह में, इनफैक्ट वो विदेश भी जाते थे तो जाति का जनगणना की बात करते थे, तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी कहने लगे थे कि इतना क्यों बोल रहे हैं जाति का जनगणना के मुद्दे पर, बोर कर रहे हैं, यहाँ तो जरूरत भी नहीं थी। महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में वो जाति का जनगणना की बात कर रहे थे, तो लोग भी ये बोल रहे थे यहाँ तो क्या जरूरत है बोलने की। दोस्तों उस वक्त राहुल गांधी जैसे लोग जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, मोदी उनके लिए कह रहे थे ऐसे लोग पाप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अर्बन नक्सल मोदी कह रहे थे, ऐसे लोगों के लिए हिंदू का बंटवारा करने वाले बताया जा रहा था ऐसे लोगों को। योगी उनके लिए नारा दे रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, मोदी उनके लिए नारा दे रहे थे एक हैं तो सेफ हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अंत में भारत सरकार को यह स्वीकारना पड़ा कि जातिगत जनगणना एक ऐसी चेतना है जिसको अगर दरकिनार किया गया तो सरकार के लिए इतनी मुसीबत हो जाएगी कि वो झेल नहीं पाएगी। और ये राहुल गांधी की जीत है, उनकी जिद की जीत है कि उन्होंने इस मुद्दे को पकड़े रखा, थामे रखा, चाहे उससे राजनीतिक लाभ मिले या ना मिले, उन्होंने उस मुद्दे को नहीं छोड़ा। और आखिरकार भारत सरकार को जातिगत जनगणना की मांग पर अपनी जो फैसला था वो लेना पड़ा। लेकिन अब राहुल गांधी के कंधों में दूसरी जिम्मेदारी है। ये बात सही है कि आए दिन वो किसी ना किसी कम्युनिटी, किसी ना किसी समाज के लोगों के बीच होते हैं। कभी वो मैकेनिक के साथ होते हैं, कभी वो छात्रों के साथ होते हैं, कभी वो गृहिणियों के साथ होते हैं, कभी वो उद्यमियों के साथ होते हैं। अगर पहलगाम में आतंकी हमला होता है तो सबसे पहले राहुल गांधी वहां जाते हैं विपक्ष के नेता के तौर पर। पुंछ और राजौरी, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा शेलिंग की थी, वहां पर हमारे जो स्थानीय लोग थे उनको बहुत नुकसान हुआ था। कोई विपक्ष का नेता वहां नहीं गया, राहुल गांधी वहां गए। जब राहुल गांधी वहां गए तो सरकार को भी उसका अनुसरण करना पड़ा, अमित शाह को वहां जाना पड़ा। तो यही नेता विपक्ष का काम है। मणिपुर जाने वाले सबसे पहले राहुल गांधी थे, तो ये ही विपक्ष का काम है दोस्तों। इसके अलावा वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये जो पूरा प्रोसीजर है ये लगातार चलते रहना चाहिए। संसद चले या ना चले, लगातार नेता प्रतिपक्ष को न केवल जमीन पर बल्कि जनता के बीच जनता के मुद्दे उठाते रहने चाहिए। राहुल गांधी का मेकओवर तभी हुआ जब वो जमीन पर लड़ते हुए दिखाई दिए। इस देश की जनता को लड़ाकू नेता पसंद है। वो नेता पसंद है जो भिड़ जाता है, जो लड़ जाता है, जो सिस्टम से लोहा लेता है। राहुल गांधी जब तक इस अवतार में रहेंगे देश की जनता उनको पसंद करेगी। हालांकि संसद में हमने ये होते देखा है, और इस बार की जो नई लोकसभा बनी है इसमें वैसे तो बहुत सी चीजें अलग हैं, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी का भी एक हमने अलग अंदाज देखा। कभी वो पोस्टर लेके आ जाते हैं, कभी वो भाषण में ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि नरेंद्र मोदी हो या उनकी पूरी कैबिनेट हो खड़े होकर उनको चुप कराना पड़ता है। तो ये तो बात सही है कि राहुल गांधी जिस तरह से संसद में सरकार की बखिया उधेड़ते हैं, सरकार को इस सरकार को इसकी आदत तो नहीं है। 10 साल से तो नेता प्रतिपक्ष नहीं था देश के पास। लेकिन ये बात भी सही है कि राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच में भी जो टकराव देखने को मिलता है संसद में, ये भी बिल्कुल नया है। कभी वो ओम बिरला पर ये आरोप लगा देते हैं कि उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है, कभी ये आरोप लगा देते हैं कि उनकी तरफ कैमरा नहीं होता है। तो ये जो चीजें हैं ये एक तरह से दिलचस्प बनाती हैं भारत की राजनीति को, और ये एहसास कराती है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो ना केवल अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं। बार बार वो जब भी मोदी अगर किसी बात को लेकर बयान देते, जैसे कुंभ के मामले में मोदी ने खड़े होकर 13-14 मिनट लिखा हुआ भाषण पढ़ा था, महाकुंभ की तारीफ की थी, तो राहुल गांधी खड़े हो गए थे बोलते हुए कि मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए। उनको मौका नहीं दिया तो बाहर आकर उन्होंने बोला कि मोदी ने उन लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी जो भगदड़ में मारे गए। तो ये राहुल गांधी संसद के अंदर करते रहते हैं, वो लगातार अपनी बात खड़े होकर बोलते रहते हैं। ये पिछले 10 सालों में मिसिंग था। देश की जनता ने ये मैंडेट दिया था, देश की जनता ये चाहती थी कि देश की संसद में ये हो, तो ये हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश की सड़क में भी होना चाहिए लगातार, क्योंकि ये जो नेता प्रतिपक्ष का पद है दोस्तों, ये 24/7 का पद है। इसमें हर वक्त आपको जनता के साथ खड़ा होना है। नेता प्रतिपक्ष दरअसल शैडो पीएम होते हैं। जो पीएम नहीं बोल रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, और अगर नेता प्रतिपक्ष कोई बात बोलते हैं तो उसको सरकार भी सुनती है। ये कम से कम हमने हाल के दिनों में होता देखा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? और राहुल गांधी को जन्मदिन की आप किस तरह से बधाई देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।